नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कुछ दिन हो गए निम्मी असाइनमेंट की सॉल्यूशन बीच में पेंडिंग है और आज से इसको फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड ईयर के इसमें सॉल्यूशन चल रहे थे अपने और लगभग 17 पार्ट में आपको सोल्व करवा चुका था। दोस्तों, ये 18वां पार्ट है अपना। प्लेलिस्ट में जाकर उन प्रीवियस वीडियोज़ को भी आप देखें। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करो या ITI की, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निम्मी असाइनमेंट में दिए हुए हैं। सभी क्वेश्चन को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, पूरी डिटेल से आपको कारण सहित उत्तर बताएंगे और विश्वास है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो दोस्तों YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड नहीं किया तो उस लिंक पर जाकर के एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप में आपके लिए प्री प्रैक्टिस टेस्ट, पेड टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स अवेलेबल है, आप उसे ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको दो क्वेश्चन एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो हम दो क्वेश्चन एक साथ ही सॉल्यूशन करेंगे। चलिए, सवाल सबसे पहले 68 को लेते हैं और फिर 173 को लेंगे। 168 जो है वो ये कह रहा है कि बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इंडिया में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो दोस्तों कोयला है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन थर्मल से ही होता है, यानी तापीय विद्युत उत्पादन ही सर्वाधिक होता है। जनरली यहाँ पर जो जनरेटर लगता है उसमें 11 किलोवोल्ट 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करते हैं। 3000 RPM वाले जनरेटर, उसमें बेलनाकार सिलेंड्रिकल पोल वाले रोटर लगाए जाते हैं। ये उत्तर करेंगे और साथ में उम्मीद करता हूँ कि आपको 2-4 चीज़ें और भी सीखने को मिल गई। आ जाइए इधर 173 को पढ़ लेते हैं कि गैर पारंपरिक ऊर्जा का सोर्स कौन सा है। गैर पारंपरिक का मतलब है नॉन कन्वेंशनल। और वैसे अगर नॉन कन्वेंशनल की बात की जाए दोस्तों, तो ये अपन यूँ भी कह सकते हैं इसको कि एक तरह से जो है ऑप्शन के साथ अगर अपन जाएं तो रीयूजेबल बोल सकते हो इनको, आप रिन्यूएबल भी बोल सकते हो, जिनका कि हम फिर से उपयोग कर सकें, राइट। अब देखो, वैसे तो इसमें अगर आप देखते हैं तो दो ऑप्शन है, विंड एनर्जी भी है और हाइडल भी है, यानी पानी वाला भी है। लेकिन यहाँ पर अगर पानी के लिए जाएँ तो आपको कन्वेंशनल में लेकर जाना होगा पानी को, और ए ऑप्शन के साथ जाना होगा विंड एनर्जी जो है दोस्तों, पवन ऊर्जा या पवन चक्की जिसको अपन बोलते हैं, उसको गैर परंपरागत में डालना होगा। हालांकि परंपरागत में ज़्यादातर 3 ही मानता हूँ मैं। उनमें से एक है कोयला, दूसरा है तेल और गैस और तीसरा है न्यूक्लियर। तो पानी वाले को भी इसमें नहीं, लेकिन जब ऑप्शन के साथ देखें हवा, पानी, भाप, डीजल कंपैरिजन कराएंगे तो फिर आपको हवा की तरफ ही जाना होगा। चलिए अगले और दो क्वेश्चन पर दोस्तों बात कर लेते हैं, 169 और 174। 169 कहता है कि पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है, यानी कन्वेंशनल कौन सा है। अभी देखो, हमने नॉन कन्वेंशनल देखा था, है ना। तो परंपरागत वालों में जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं 3 को मानता हूँ। उसमें से एक है थर्मल, यानी तापीय संयंत्र वाला, जिसमें कोयला मान सकते हो आप, और इसमें डी ऑप्शन आपके सामने है। 2 ऑप्शन और कौन से हैं अगर बात की जाए तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी इसी में इंक्लूड करते हैं। प्राकृतिक तेल और गैस यानी डीजल वाला जो होता है उसको भी इसी में लिया जाता है। जबकि विंड, टाइडल और सोलर एनर्जी जो होता है, यानी इनसे जो पावर का जनरेशन होता है वो गैर पारंपरिक में जाता है। एंड इसी तरह से अब 174 की तरफ आ जाते हैं। यहाँ आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि ऊर्जा का प्राकृतिक सोर्स कौन सा है। नेचुरल सोर्स पूछा है, तो सो दैट बहुत इजी है। प्राकृतिक रूप से ऊर्जा हमें केवल सूरज से मिलती है। हीट, कोयला और बायोगैस ये कृत्रिम भी होते हैं। हालांकि हीट तो जैसे सूरज से मिलता है तो वो कृत्रिम हो गया, एक नेचुरल हो गया एक तरह से। लेकिन हीट जो है वो कृत्रिम में भी आता है, यानी आर्टिफिशियल भी होता है। खैर, ए उत्तर करेंगे, सूरज के साथ ही जाएंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद है ये तो आपको वैसे ही समझ आ गया होगा। चलिए
170 को ले लेते हैं। 170 कह रहा है कि सोलर सेल निर्माण में किस सामग्री का उपयोग करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी समझाने की ज़रूरत है क्या, क्योंकि सोलर सेल सिलिकॉन का ही बनता है। जनरली इसकी वोल्टेज जो होती है वो 0.5 है और एफिशिएंसी इसकी लगभग 15 से 20% होती है। दोस्तों जब भी इस तरह के क्वेश्चन पढ़ें तो एक नहीं 2-3 क्वेश्चन उनके बारे में सोचने समझने का प्रयास करें ताकि आप अपना बेहतर दे पाएँ। चलिए 175 पढ़ लेते हैं, जो कि इसी के सामने है, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा। और वो है कि नेम दी कंस्टिट्यूट, यानी आपको एक घटक दिखाया गया है एक्स से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का है। बताइए दोस्तों इसका नाम क्या है। भाई अगर आपको हाइडल का अच्छे से डायग्राम देखा हुआ है तो इसका जवाब दे पाओगे, नहीं देखा तो अभी जाइए प्लेलिस्ट में, मैंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक करवा रखा है बहुत अच्छे से और वहाँ पर मैंने डायग्राम भी बनवाया था। देखो दोस्तों इसको बोलते हैं डैम, उसके बाद में ये होती है प्रेशर टनल, इसको बोलते हैं दोस्तों सरज टैंक। सरज टैंक के बाद ये है हमारा वाल्व हाउस, ये है हमारा पेन स्टॉक और उसके बाद में टरबाइन और फिर ड्राफ्ट ट्यूब, टेल रेस, ये इस तरह के आ जाते हैं। अगर एक्स से मार्किंग वाले भाग की बात की जाए तो वो सर्ज टैंक है और ये पेन स्टॉक को हैमरिंग से बचाता है। प्रोटेक्ट द पेन स्टॉक अगेंस्ट हैमरिंग, पेन स्टॉक में चोट नहीं लग जाए, ख़राब नहीं हो, उसको कोई क्षति ना पहुँचे, उसके लिए ये सर्ज टैंक होता है। आइए दोस्तों इधर आ जाते हैं। 171 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है। दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है उनमें ज़्यादातर हम 3 प्रकार के परमाणुओं का उपयोग करते हैं ईंधन के रूप में, एंड मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ भी है। उनमें से एक है थोरियम, जबकि 2 और कौन कौन से है, तो एक है यूरेनियम और दूसरा है प्लूटोनियम। तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट में ईंधन के रूप में जिन 3 परमाणुओं का उपयोग करते हैं वो कौन कौन से हैं, थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर देखो 176 क्वेश्चन आपको दिखाई देने लग गया होगा और क्वेश्चन फिर पूछा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा का सोर्स कौन सा है। ठीक है, तो गैर परंपरागत में वही आएंगे जो रिन्यूएबल कहलाते हैं, तो सूर्य की किरणें आ जाएगी, सोलर वाला। अब देखो पानी को यहाँ पर है ना, फिर देख लो इसने एक तरह से परंपरागत में ही डाला है। लिग्नाइट कोयला और चूर्णित कोयला, ये तीनों तो परंपरागत में ही जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें फिर सूर्य की किरणों के साथ ही जाना है। क्वेश्चन 172 आपकी स्क्रीन पर दोस्तों एक बार फिर आ गया और यह है कि फोटोवोल्टेइक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है। तो रिपीट ही हो गया एक तरह से, क्योंकि पीवी सिस्टम जो है वो सोलर सेल से ही बनता है और सोलर सेल का तो क्वेश्चन अभी आया था कि सोलर सेल जो है वो सिलिकॉन से बनता है। 0.5 वोल्ट वोल्टेज और 15 से 20% के आसपास एफिशिएंसी होती है। चलिए 177 को भी पढ़ लेते हैं साथ साथ लगे हाथ। 177 कह रहा है कि गैर परंपरागत बिजली उत्पादक जो होते हैं उनका मुख्य नुकसान क्या है। ऑप्शन देखो, कम दक्षता, तो जो गैर परंपरागत होते हैं उनकी दक्षता कम मान सकते हैं, हालांकि दक्षता तो थर्मल की भी कोई खास नहीं होती, लगभग 25 से 30% थर्मल की है। अस्थिर उत्पादन ये भी है, वो कांस्टेंट जनरेशन नहीं दे सकते अपने को, गैर परंपरागत वाले हैं। जैसे सोलर का है तो कोई भरोसा नहीं है, कभी भी हो जाए। और केवल कम भार के लिए उपयोग कर सकते हैं। हाँ, जनरली ये कम लोड वाले ही होते हैं और भारी भार के लिए संचालित नहीं कर सकते, तो ये भी है। तो दोस्तों इसमें तो मुझे ऑल अबोव लग रहा है, उपरोक्त सभी करना पड़ेगा और उपरोक्त सभी का कोई ऑप्शन नहीं है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि केवल कम भार के लिए, तो लाइटनिंग लोड वाले के लिए होता है, हेवी लोड के लिए नहीं हो सकते। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही हो गए ना, एक ही बात होगी ना ये तो इसका उपरोक्त सभी आएगा। दक्षता भी इनकी तुलनात्मक रूप से कम होती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी इनका कांस्टेंट नहीं रहता, है ना। पवन चक्की वाला है, जैसे मान लो हवा नहीं चल रही है तो विंड अपने आप ट्रिप हो जाएगा। सोलर की जैसे बात करें तो मौसम ख़राब है, सोलर फिर बंद हो गया, रात में सोलर वैसे काम नहीं करता। और
तो अगर कंपेरेटिवली देखें तो ऑल अबोव ही आएगा, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद में आपकी स्क्रीन पर 178 और 182 दो क्वेश्चन एक साथ आ गए दोस्तों, दोनों को कर लेते हैं, ठीक है ना। 178 कह रहा है कि कौन से शक्ति उत्पादन में भारी जल के शुद्धि संयंत्र की आवश्यकता होती है, मतलब हेवी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की ज़रूरत पड़ती है। हेवी वाटर ट्रीटमेंट जो होता है ना दोस्तों, वो न्यूक्लियर में पाया जाता है। ध्यान रखना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट समझ करके आप कहीं हाइडल मत कर देना, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर में क्या है कि हॉट वाटर जो होते हैं ना, है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर होते हैं ज़्यादातर वहाँ पर, और उनमें जब पानी जा रहा है तो वो बिल्कुल वाटर ट्रीटमेंट किया हुआ होना चाहिए। हालांकि थर्मल में भी वाटर ट्रीटमेंट वाला ही होता है, डीएम होता है, डीएम प्लांट बोलते हैं ना, डीमिनरलाइज किया हुआ होता है। यहाँ भी वाटर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती ज़रूर है, बट जब सबसे ज़्यादा शुद्धि की बात करिए, हेवी वाटर की बात करिए ना, तो न्यूक्लियर के साथ जाना, डी उत्तर करना। 182 की बात करते हैं, वहाँ पूछा कि स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का उद्देश्य क्या है, बॉयलर क्यों लगाते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, शायद मैंने पहले भी करवाया था। कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम, बॉयलर में ही तो पानी की भाप बनती है। जो थर्मल पावर स्टेशन होता है उसके बॉयलर में डीएम वाटर आता है, यानी डीमिनरलाइज पानी आता है। इधर से बॉयलर में फायर ट्यूब होती है, आग जगती रहती है उनमें, और उन आग जो है वो स्टीम जो है वो बनती रहती है उनमें और टरबाइन की तरफ जाती है। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन रह गया आप सभी के लिए। चलिए 179 और 183 दोनों फिर स्क्रीन पर आ गए, दो नए सवाल। और 179 कह रहा है कि पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस ऐसी है जो हवा की गति को महसूस करती है। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो देखो, विंड जो होती है ना, वो हवा तेज़ चलने से भी ट्रिप हो जाती है और हवा कम होने से भी ट्रिप हो जाती है। तो टरबाइन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे अपना हाइडल होता है ना, पन बिजली घर पानी वाला, उसमें क्या है कि टरबाइन की गति को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर लगता है, तो वो लोड के अनुसार टरबाइन की गति को मेंटेन रखता है। इसी तरह से टरबाइन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए विंड पावर में लगता है, जिसको टरबाइन कंट्रोलर बोलते हैं। बी उत्तर के साथ हमें इसमें जाना है। इधर 183 आ गया, किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल है, मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से सुनना इसको, ठीक है ना। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की दक्षता सबसे ज़्यादा मानी जाती है। और वैसे भी देखो, डीजल, स्टीम, थर्मल वाला और न्यूक्लियर, इन सब से जब आप तुलना करोगे तो पन बिजली घर, जल विद्युत उत्पादन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है उसकी एफिशिएंसी ही सबसे ज़्यादा आएगी। और ये क्वेश्चन तो आप वैसे भी आसानी से कर देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो 180 और 184 आपकी स्क्रीन पर दोनों क्वेश्चन है दोस्तों। 180 नंबर सवाल है, हाई हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होते हैं उनमें किस टरबाइन का उपयोग करते हैं। साथियों, टरबाइन पर आधारित मैंने एक कंप्लीट क्लास आपको दी हुई है, कौन सी टरबाइन कहाँ लगती है, ये सब मैंने पूरी डिटेल से बताया है। एक क्वेश्चन को ना पढ़कर अगर आप उस पूरी क्लास को पढ़ें तो मुझे लगेगा कि आपने ज़्यादा सीखा है। इसलिए जाइए प्ले लिस्ट में और उस पूरी टरबाइन वाली क्लास को देखें, ताकि आप और भी टरबाइन के बारे में कुछ सीख सकें। हाई हेड के लिए दोस्तों जिस टरबाइन का उपयोग अपन करते हैं उस टरबाइन का नाम पेल्टन व्हील टरबाइन बोलते हैं अपन। हालांकि इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, तो पेल्टन व्हील जो होते हैं इम्पल्स टरबाइन का ही प्रकार होती है, यानी इम्पल्स टरबाइन बोल दो या पेल्टन व्हील टरबाइन लिख दो, बात एक ही है। तो ये हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए होती है। अगर 184 क्वेश्चन की बात की जाए कि परमाणु रिएक्टर में कंट्रोल रोड के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़ना। कंट्रोल रोड के रूप में अपन जिसका उपयोग करते हैं दोस्तों, उसमें एक तो होता है कैडमियम और दूसरा होता है बोरोन। हालांकि उसका यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया अपने को, फिर भी आप इसे याद रखें और अच्छे से समझें ज़रूर। कैडमियम और बोरोन दो होते हैं जो कंट्रोल रोड के रूप में काम में लेते हैं। 181 और 185 दोनों को पढ़ लेते हैं एक साथ ही। 181 नंबर आपका सवाल कहता है कि पन बिजली
स्टेशनों में पेन स्टॉक का काम क्या है? तो पेन स्टॉक का काम तो बहुत ही सिंपल है, कैरीज वाटर टू टरबाइन। पेन स्टॉक जो होता है वो पानी लेकर जाता है टरबाइन तक, ठीक है। सर्ज टैंक, वाल्व हाउस के बाद में पेन स्टॉक था, इस तरह से अपन ने देखा ना, टेढ़ा लगा हुआ था। और 185 जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन जो है वो निम्न में से कौन सा है? तो ये तो सवाल मुझे नहीं लगता रिपीट ही हो रहे हैं बार बार, है ना। गैर परंपरागत वाला है तो गैर परंपरागत में देखो डीजल परमाणु शक्ति नहीं है, विंड पावर दिया हुआ है ना, बस तो फिर विंड पावर के साथ ही जाएंगे, सी उत्तर सही करेंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और वो है हमारा 186 नंबर क्वेश्चन। सवाल पूछा, जैव द्रव्यमान का अवशेष कौन सा है? जैव द्रव्यमान यानी बायोमास में जो होता है वो कौन सा है? बायोगैस बोलते हैं, गोबर गैस भी बोल सकते हैं अपन इसको, है ना। और इसमें अपन क्या क्या मिलाते हैं, है ना, वो चीज़ें पूछी गई है। तो सैलरी आ जाएगा इसमें। सैलरी का मतलब होता है एक तरह से ये मान लो कि घोल बोल सकते हो, जैसे ए सैलरी होती है ना, राख को मिला करके पानी में उधर बाहर निकाल देना, तो वो इसमें आ जाएगा। और 187 कह रहा है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो बायोगैस में मुख्य घटक मीथेन होती है, लगभग 70% के आसपास होती है ना, हम सब जानते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए यही रहेंगे हमारे 20 क्वेश्चन, और बाकी नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करें, जल्दी अगला पार्ट भी आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को इसे शेयर ज़रूर करें, और एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर कर लेवें।